कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स पर, जिसमें आपको सबसे पहले दिख रहा है स्क्रीन पर CAD। ओके, तो ये क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपन जल्दी से रिवीजन करवा रहे, तो ये कि रिवीजन सेशन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था, एक क्रैश कोर्स वीडियो है जिसके अंदर हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे जो अभी तक आपके PYQ के अंदर आए या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पे सबसे पहले है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, सो इट कैन बी डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी प्लेक सब्सटेंस इन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी। आपको पता होगा कि कोरोनरी आर्टरी क्या है, कि आपके जो हार्ट की वॉल के लिए जो ब्लड का सप्लाई करती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये पेन ले लेती हूँ, ठीक है, ये जो पेन है लाइक दैट कि ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैं इसके एक बार ये रिफिल को हटा देती हूँ। अब आपको ये एकदम खाली दिख रहा होगा, तो इसके अंदर क्या है कि आपका ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का प्रॉपर फ्लो हो रहा है। और वो कहाँ पे ब्लड को सप्लाई कर रही है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट की वॉल्स के लिए, क्योंकि हार्ट भी तो एक मायोग्लोबिन के नाम मसल्स से बना हुआ है ना, वो एक प्रोटीन होती है, तो उससे मस्कुलर ऑर्गन है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एनर्जी को मतलब फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। सो इसके अंदर क्या, अभी ये कंप्लीट खाली है, इसमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो हो रहा है, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें निडल को इंसर्ट कर दें, अब ये निडल किसका काम कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गया। इसमें क्या है, जितने भी आपके जो भी आप फैटी डाइट्स को इनटेक कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल को इनटेक कर रहे हो, जो उसमें लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है बॉल्स के इनर सरफेस के अंदर। एक्यूमुलेट होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड जो नॉर्मल फ्लो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पहले इसका जो डायमीटर था ना, जैसे ये इसका डायमीटर था, आपको दिख रहा होगा हो, तो ये इसका डायमीटर था नॉर्मल, तो ईजिली हो पा रहा था। लेकिन अगर इसके अंदर अगर आप किसी चीज़ को एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो कैसे एक जो नॉर्मल फ्लो हो रहा था वो हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है, नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब देखो स्क्रीन पर अपन ये क्या, यही बात लिखी हुई है कि इट इज़ अ नैरो और ऑब्स्ट्रक्शन बाय वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज एज अ रिजल्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, कि एक कोरोनरी आर्टरी होती है जो आपका, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो हार्ट के लिए ब्लड को फ्लो करवाती है, मतलब प्रोवाइड करा रही है। उसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, फैटी थिंग्स का हो जाता है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। उसकी जो बॉल होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वहाँ उसका जो पाथवे होता है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आती है किसके अंदर, ब्लड के फ्लो में। अब हम इसके इटियोलॉजी पढ़ लेते हैं, एक बार रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। एक है इसमें नॉन मॉडिफाइड फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAD, अगर फैमिली में कभी CAD रहा है, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रहा है, तो हो सकता है। इंक्रीजिंग एज के साथ जल्दी से होता है ये, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। जेंडर, जिसमें जेंडर भी काफ़ी हाँ फैक्ट रहता है कि, और उसके अंदर है इट अकर्स इन कंडीशन एंड पोस्ट मेनोपॉज कंडीशन। इसके अंदर क्या है कि जो आपकी फीमेल्स होती हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है आफ्टर 55 एज वाली में, तो क्या होता है, उसका जो प्री मीनोपॉज होता है और एक पोस्ट मीनोपॉज होता है, उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि उनके हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोनल चेंज की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर कंप्लीट ओबेसिटी आ जाती है, एंड ये आपका इसके अंदर आपको क्या हो जाता है, CAD हो जाता है। अब है मॉडिफाइड के अंदर क्या है, जो स्मोकिंग है, जिन्हें आप मतलब चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो, लेकिन वी ऑल आर एडिक्ट, मतलब जो आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है, जैसे कि CAD वगैरह पहले के टाइम पे इतना नहीं होता था। तो अगर हम लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो ये ईजिली प्रिवेंट हो सकता है। स्मोकिंग हो गया आपका, एल्कोहल कंजप्शन हो गया आपका, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, ओबेसिटी हो गया। डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शुगर जो है वो एक्यूमुलेट होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो तब भी हो जाएगा ये। एंड ओबेसिटी हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरलिपिडीमिया।
हाइपरलिपिडीमिया वही वाली चीज़ है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में अगर अपन देखें तो वही सेम चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन को अपन क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरोसिस बोलते हैं। ओके, जो चेस्ट पेन है ये काफ़ी मोस्ट कॉमन जिसका साइन एंड सिम्टम्स है, जिसकी वजह से अपन एनालाइज कर सकते हैं कि हार्ट में कहीं ना कहीं कोई इम्प्रॉपर फंक्शनिंग आ रही है। जैसे अभी आप लंग का भी पढ़ रहे थे तब भी वहाँ चेस्ट पेन आ रहा था। फिर है इसके अंदर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड डिजनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ओके, फिर इसमें क्या होता है, डायफोरोसिस होता है, जिसके अंदर क्या है, एक्सेस स्वेटिंग होती है आपके अंदर। यहाँ पे डिसरिदमिया होता है, मतलब जो हार्ट का जो एक प्रॉपर रिदम था वो कम्प्लीटली उसमें डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। इसके अंदर क्या होता है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, लाइक आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हो, या फिर फैमिली में कभी आपको रहा है CAD रहा है, या फिर जो वुमेन है वो पोस्ट मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज वाली कंडीशनिंग में है, तो वहाँ क्या होता है, इन सब के वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होता है। मतलब फैट की एक लेयर होती है जो एक्यूमुलेट होती है, धीरे धीरे प्लेक फॉर्म कर लेती है ना। और फिर इससे क्या होता है, नैरो ऑफ ल्यूमन एंड डिक्रीजेज द ब्लड फ्लो। अभी जस्ट मैंने आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया है। एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो दैट कॉज द CAD। ओके, अब इसका डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं एक बार। डायग्नोसिस देखो, डायग्नोसिस में क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ECG एंड इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीजेस शुगर लेवल, एंड एक इसमें टेस्ट भी होता है। टेस्ट क्या है, डॉपलर्स टेस्ट। ओके, ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसको अपन क्या यूज़ करते हैं कि आपकी जो यूज टू मेजर डिग्री ऑफ एनी ब्लॉकेज एज वेल एज स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो इन एंजाइटी। तो मतलब क्या है कि ये एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जो इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें अपन ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ ब्लॉकेज कितना है और क्या मतलब ब्लड का फ्लो की स्पीड कितनी आ रही है। ओके, एंजियोग्राम से क्या कर सकते हैं अपन, जो ब्लड वेसल्स है उनको प्रॉपर विजुलाइज कर सकते हैं कि उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर कितना प्लेक फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। अब देखो अपन सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है PTCA, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसके अंदर आप देखते हो कि होता क्या है कि देखो एक ट्यूब होती है ना, एक ट्यूब होती है जिसकी अंदर आपका एक वैल्यूम लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्या होता है, अपन सबसे पहले उस ट्यूब को ब्लड वेसल्स के अंदर इंसर्ट कराते हैं। देन अगर उस जहाँ पे वो प्लेक फॉर्म हो रहा होता है वो वैल्यूम इन्फ्लेट होता है। इन्फ्लेट मतलब क्या होता है कि उसको कम्प्लीटली वो स्प्रेड आउट होता है एंड देन उससे सप्रेस कर देता है आपके प्लेक को, है ना। तो एक बार अपन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ इन्वेसिव प्रोसीजर इन विच आर्टरीज आर डायलेटेड with a balloon catheter to improve arterial blood flow। ओके, अब इसका जो सेकंड है वो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी। ये तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा इसके बारे में कि जब आपकी जो आर्टरी है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई तो अपन क्या करते हैं, उस आर्टरी को हटाते तो नहीं है, लेकिन उस आर्टरी को वहीं पे रहने देते, लेकिन उसका जो पाथवे उसे कम्प्लीटली बंद करके दूसरी आर्टरी के साथ में बाईपास अपन कर देते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, द ऑक्यूल्ड कोरोनरी आर्टरी आर बाईपास्ड विद द क्लाइंट ओन वेनस और आर्टेरियल ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें अपन एथरेक्टोमी करते हैं, मतलब जो उसमें प्लेक फॉर्म हो गया तो उसका सर्जिकल रिमूवमेंट कर देंगे। इन दिस रिमूव प्लेक्स फ्रॉम आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, इट इज यूज टू इम्प्रूव ब्लड सप्लाई टू पेरिफेरल पार्ट्स। एंड देन सेकेंड क्या है अब इसका, मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें अपन एंटीजी वाली टैबलेट्स लेते हैं, अपन बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्यों लेते हैं अपन कि जो प्लेक फॉर्म हो रहा था उसको वो कम्प्लीटली स्टॉप कर पाए एंटीजी, जिससे कि उसे डायलेट कर पाए ब्लड वेसल्स को। एंड ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं अपन, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं एंड एंटीकोगुलेंट। तो अब हम पढ़ते हैं नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस। देखो मैं ये मेडिकल वाली चीज़ें, ये जो फार्मा वाला है ये अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने अपने फार्मा में डिस्कस अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। और पवन सर ने भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाई है फार्मा के लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो इसे कम्प्लीटली। अपन पढ़ते हैं नॉन मेडिकल इंटरवेंशन। स्टॉप स्मोकिंग,
या फिर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ अगर अपन चाहे ना कि अपन को स्मोकिंग को क्विट करना है तो अपन वो सेशन को अटेंड कर सकते हैं। हेल्दी डाइट ले सकते हैं, लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, ऐसी डाइट ले सकते हैं जो कोलेस्ट्रॉल फैट के अंदर लो हो, एंड फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, असिस्ट द क्लाइंट टू सेट अ गोल टू प्रमोट लाइफ स्टाइल चेंजेस दैट रिड्यूस द इनपुट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। मतलब क्या है इसका कि अपन जो भी अपना पेशेंट आया है उसको अपन को सबसे पहले मोटिवेट करना है, उसको एक लाइफ के लिए एक गोल देना है कि है ना आपको अपनी लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज करनी पड़ेगी। आप अगर अल्कोहल या स्मोकिंग का कंजप्शन कर रहे हो तो उन्हें क्विट करना पड़ेगा। आपको एक ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो फैट और कोलेस्ट्रॉल में मतलब लो हो। उससे क्या होगा कि उनका जो ये CAD वाली कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, उनका प्रॉपर सही हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ने वाले देखो अब इसके अंदर आता है आपका इस्मिक हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरोसिस। ओके, तो इसका क्या मतलब है, आपका चेस्ट पेन होता है, आपका बहुत ही ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है। अब वो क्यों होता है, कहीं ना कहीं ये CAD से ही लिंक है। अपन एक एक डिजीज़ को लिंक करते हुए चलेंगे। अगर आपकी कोरोनरी के अंदर कोई ना कोई मतलब प्लेग फॉर्म हुआ है, या फिर आपका हार्ट प्रॉपरली ब्लड को सप्लाई नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो इन सब के वजह यही सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अपन को चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन काफ़ी सीवियर होता है, और ये जो चेस्ट पेन होता है ये धीरे धीरे आपके अदर बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड आउट होता है। जैसे कि आपके मेजरली तो आपकी लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में आपके आर्म्स पे हो गया, आपके शोल्डर पे हो गया, आपकी नेक पे हो गया, और जॉ में भी हो जाता है ना। तो एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखो, एंजाइना पेक्टोरोसिस इज द लैटिन वर्ड दैट मीन्स स्ट्रगलिंग इन द चेस्ट। ओके, मतलब चेस्ट में ना एकदम प्रेशर फील होता है। एंड देन सेकंड डेफिनेशन देख रहे हैं अपन इसका, इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर चेस्ट पेन एंड प्रेशर इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द चेस्ट। मतलब आगे जो चेस्ट के आगे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा ऐसे प्रेशर फील होता है, स्ट्रगलिंग टाइप। एंड देन क्या होता है इसमें, पेन बिकम सीवियर, सफर्स टू नेक, जॉ, शोल्डर, हैंड्स एंड फिंगर्स। ये अभी जस्ट मैंने समझा दिया आपको, अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरोसिस। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टेबल एंजाइना, सेकंड आता है अनस्टेबल, थर्ड आता है इसमें वेरिएंट एंजाइना, फोर्थ आता है साइलेंट एंजाइना, एंड फिफ्थ आता है इसमें माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो देखो स्टेबल के अंदर क्या होता है कि ये एक चेस्ट पेन कभी कभी आपको फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो जाती है। लाइक आप काफ़ी टाइम से आप रनिंग कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें हार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क करने लग जाता है, उस पर हार्ट पे अचानक से काफ़ी सडनली एक वर्कलोड आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको चेस्ट पेन होता है। तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलीज बाय द रेस्ट एंड मेटाबॉलिज्म एंटीजी, यूजुअली लास्ट फॉर 5 मिनट्स होता है। तो ये किसके थ्रू रिलीज हो सकता है, हम मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटीजी जो नाइट्रोजन ग्लिसरीन वाली जो मेडिसिन होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये लास्ट से लास्ट इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 5 मिनट्स तक होता है। ओके, अब इसके अंदर है अनस्टेबल एंजाइना, जिसके अंदर क्या होता है, पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, रेस्टिंग कंडीशन में भी हो सकता है, एंड ये किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, MI के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। MI क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एक तरीके का हार्ट अटैक ही होता है, और ये अभी इसी के जस्ट बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब आप देख रहे हो वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना के अंदर क्या होता है कि नाइट टाइम में कभी कभी आपको आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्या होता है, वैजोस्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन फील होता है। एंड देन फोर्थ क्या है, साइलेंट एंजाइना, जिसका एक ऐसा एंजाइना जो पेन लेस होता है। ठीक है, फिफ्थ आप क्या पढ़ रहे हो, माइक्रोवेस्कुलर। इस एंजाइना में क्या होता है कि आपकी जो टेनी वाली जितनी भी वेसल्स होती हैं, है ना, उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी एक सीवियर कंडीशन भी बन जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि एक चेस्ट पेन फील होता है। अब देखो ईटियोलॉजी पढ़ते हैं अपन। ईटियोलॉजी में वही एज फैक्टर काम करता है, ओबेसिटी वाले पेशेंट को जल्दी से ये, क्योंकि उसकी ओबेसिटी का क्या कंडीशन मतलब क्या है कि उसमें फैट का एक्यूमुलेशन होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। अभी जस्ट अपने माइक्रोवेस्कुलर में भी ये चीज़ पढ़ी थी। हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, रीनल फेलियर हो गया। ठीक है,
अब आप ये रिस्क फैक्टर्स पढ़ रहे हो, रिस्क फैक्टर्स के अंदर क्या है आपका, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, हाई सॉल्टी डाइट ले रहे हो आप, एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस वाली कंडीशन है, आपको एंजाइटी है, तो इन सब के वजह से क्या होता है आपको चेस्ट पेन हो सकता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका साइन एंड सिम्टम्स देखें अपन, चेस्ट में पेन होता है, प्रेसिंग, स्क्वीजिंग एंड क्रशिंग लाइक पेन होता है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे चेस्ट पर कोई ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। एंड आफ्टर इट क्या है इसमें एक्सटर्नल हैवीनेस होती है, सब एक्सटर्नल, आपका जो एक्सटर्नल एरिया है वहाँ पर आपको हैवीनेस फील होती है। रेफर्ड पेन का क्या मतलब, ये अदर पार्ट्स के अंदर भी रेफर्ड होता है, लाइक आप लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर एंड आपकी जॉ में। इसके बाद में क्या हार्ट बर्न जैसी फीलिंग आती है, वीकनेस हो जाती है, फैटीग होती है, आपको स्वेटिंग होती है, फीलिंग एंड फैमिटिंग, इसमें क्या है चक्कर आते हैं आपको, ठीक है, पेलर स्किन हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब इसका डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी करवाते हैं अपन, एमआरआई करवाते हैं, एंजियोग्राफी जिसके अंदर क्या करते हैं अपन ब्लड वेसल्स को विजुलाइज करके देखते हैं, एंड लिपिड, इसके अंदर लिपिड प्रोफाइल होता है, मतलब लिपिड की जो लेयर उसमें एक्यूमुलेट हो जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट में देखो, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो आप, कोरोनरी वैसोडाइलेटर्स दे रहे हो, लाइक आपके एंटीजी वगैरह होते हैं ना, बीटा ब्लॉकर्स में आप एटिनॉल वगैरह दे सकते हो, आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हो, एंड एंटीकोगुलेंट दे सकते हो, सेम वही है स्प्रेन, हैपेरिन वगैरह ये दे सकते हो। नॉन मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है, बेड रेस्ट, अवॉइड फिजिकल एक्सरसाइज, मॉनिटर्स ऑफ द चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड चेंजेस, इमोशनल रेस्ट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट दे सकते हो, वही सेम CAVG वगैरह, एथ्रोक्टोमी एंड कोरोनरी स्टेंट। कोरोनरी स्टेंट क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो वेसल्स के अंदर मतलब उनको ओपन करने में हेल्प करता है, कोरोनरी जो आर्टरीज वगैरह ये जितनी भी होती हैं जिनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाता है उन्हें ओपन करने में हेल्प करता है। PTC है, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, देख भी लिया। लाइफ स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप स्मोकिंग, अल्कोहल को रोक सकते हो, रेगुलर चेकअप करा सकते हो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का, एंड अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हो, जो आपने वेट गेन किया है उसे कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, हैवी मील को आप अवॉइड कर सकते हो, एंड स्ट्रेस को आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये हुआ आपका एंजाइना पेक्टोरिसिस कंप्लीट। अब अपन आते हैं नेक्स्ट डिजीज पर, एंड दैट इज द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ओके, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। अब देखो अपन एक बार स्क्रीन पे जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, एम आई कॉमनली नॉन एज हार्ट अटैक occurs when blood flow decreases or stop in coronary artery result in myocardium is permanently destroyed। देखो क्या होता है कि जो आपका ये हार्ट की जो वॉल होती है मस्कुलर होती है, ठीक है, अगर हार्ट तक आपका प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जैसे अपन अभी CAD वाली कंडीशन पढ़ के आए हैं, उसके वजह से है ना, जितना आपको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उतना मिल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको MI होने लगता है। तो जैसे आप देख रहे हो डेफिनेशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम विच रिजल्ट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड टू द मायोकार्डियम। मतलब जितना मायोकार्डियम को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उतना अपन सप्लाई नहीं कर पा रही है बॉडी, तो क्या होता है MI वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे देखो एक ब्लॉक में लिखा भी है, इंक्रीजिंग O2 एंड न्यूट्रिएंट डिमांड, जैसे आपको इंक्रीजिंग O2 एंड न्यूट्रिएंट डिमांड चाहिए, वहीं पे क्या है डिक्रीजिंग O2 एंड न्यूट्रिएंट डिमांड, मतलब ये इम्बैलेंस हो गया इन दोनों के बीच में। तो ये क्या कंडीशनिंग कॉज करी है, MI कर रही है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई भी डिक्रीज हो जाता है, साथ में जो आपके बेस्ड मेटाबॉलिक होते हैं ना वो वॉश आउट भी नहीं हो पाते। अब देख रहे होगे आप इसके अंदर इटियोलॉजी के अंदर क्या है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो रहा है, वही सॉरी हाँ, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, कोरोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि कम्प्लीटली कोरोनरी क्या है ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक हो जाएगी तो कोरोनरी तो थी जो हार्ट के लिए ब्लड प्रोवाइड कर रही थी, अगर उसी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो फिर हार्ट कैसे काम करेगा, है ना। तो इन सारी कॉजेज़ की वजह से क्या होता है, हार्ट कम्प्लीटली फेल हो जाता है, जिसमें हार्ट अटैक आ जाते हैं, ठीक है। अब आप रिस्क फैक्टर्स देख रहे हो तो वही चीज़ है, हाई फैटी डाइट इनटेक कर रहे हो आप,
हाई एनी डाइट को आप इनटेक कर पा रहे हो, एंड लो फाइब्रस डाइट को आप मतलब आप फाइब्रस जितनी भी डाइट्स होती हैं आप उनको तो कम इनटेक कर रहे हो, और LDL जैसी चीज़ को आप इनटेक कर रहे हो, और आप प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, सेडेंट्री आपकी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, मतलब जिसमें आप स्मोकिंग भी कंज्यूम कर रहे हो, आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हो, और हाई फैटी एसिड्स वगैरह इन सारी चीज़ों को ले रहे हो, तो मतलब टोटल क्या है कि आपको आपका हार्ट है वो कंप्लीट फेल हो जाएगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एफिशिएंसी है वर्क करने की वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए है ना आपको इन सारे फैक्टर्स पे वर्क करना पड़ेगा। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं अपन। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, लेस ब्लड सप्लाई कॉजेज हाइपोक्सिया। अगर आपके बॉडी के अंदर जो हार्ट के अंदर अगर आप कंप्लीट ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उसमें क्या आ जाता है, हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि जो हीम ग्रुप है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, एक हीम ग्रुप 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो हाइपोक्सिया मतलब जब प्रॉपर ब्लड नहीं है तो कहाँ से आपकी मतलब हार्ट को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, तो ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। ड्यू टू हाइपोक्सिया और डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नेक्रोसिस और टिश्यू डेथ अकर्स इन। अब देखो अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, बेसिक सी बात है, उसका एक टाइम की बाद में उसकी डेथ हो जानी है। तो सेम ऐसे ही जो अपना हार्ट है, हार्ट के जितने भी टिश्यू हैं उनका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। तो ये इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या हो जाता है, अपना मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। अब देख रहे हो आप क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें चेस्ट पेन होता है, इसका नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रशिंग होता है, ऐसा लगता है जैसे कि प्रेशर डाला है एंटीरियर चेस्ट पर, है ना। एंड देन इसका लोकेशन क्या है, वही रिट्रोस्टर्नल। रिट्रोस्टर्नल का क्या मतलब है, आपकी स्टर्नल के जस्ट पीछे। ड्यूरेशन क्या होता है इसका, 30 मिनट, एज मोर भी हो सकता है, ठीक है। पेन रेडिएशन क्या होता है, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म एंड नेक एंड जॉ में भी आपका इसका पेन स्प्रेड आउट हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, आपकी हार्ट रेट जितनी भी होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन हो जाता है इसमें, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, एंड ये सारे इसमें डिज्निया वगैरह, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है, जिसमें आपका जो यूरिन फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम होने लग जाता है, ठीक है। अपन आते हैं डायग्नोसिस पर। डायग्नोसिस में वही सेम आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे एंड आफ्टर दैट आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। पेशेंट की आप हिस्ट्री को 2 टाइप से लोगे, एक तो आप उसका प्रेजेंट की कंडीशन देखते हो, एक आप उसकी पास्ट वाली कंडीशन देखते हो कि पास्ट में या तो फैमिली में किसी को मतलब हार्ट से रिलेटेड या कोई भी सीवियर कंडीशन तो नहीं रही है। एंड अब फिर है इसका कार्डियक मेकर्स। देखो कार्डियक मेकर्स में क्या है, अपन ये चीज़ देखते हैं कि जैसे कि हार्ट के अंदर उसका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, या फिर RBCs कैसी है, WBC का लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ अपन चेक करते हैं। तो एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसे। मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है, ठीक है। तो वो आपके कार्डियक में भी प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ वो आपकी किस में प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। द लेवल राइजेस विद इन 2 hours आफ्टर सेल डेथ। जैसे ही आपको इंजरी होती है तब तो लेवल उसका अचानक से बढ़ जाता है और वो 2 hours तक परसिस्ट रहता है, लेकिन वो सेम ऐसे सडनली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है 7 hours के अंदर, ठीक है। ये आपका एक कार्डियक मेकर है। अब एक ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आपने देखा होगा मसल्स वगैरह इनके अंदर भी होता है। तो ट्रोपोनिन कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन, दैट इज द ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन I एंड ट्रोपोनिन T। ये जो ट्रोपोनिन I है यही है जो अपने कार्डियक के अंदर प्रेजेंट होता है। जब इसमें इंजरी होती है तो ये राइज होता है कब तक, 3 hours तक, और ये कब तक रहता है, परसिस्ट कब तक रहता है, ये 7 to 10 hours तक, ओके। हाँ, इट इज़ ओनली एंड प्रेजेंट इन द हार्ट, नॉट द स्केलेटन। बाकी का जो ट्रोपोनिन C है और ट्रोपोनिन T है ये स्केलेटन में आपके प्रेजेंट रहते हैं, ओके। इसमें अपन देख रहे हैं ये सीरम कैरेटिन फॉस्फोकाइनेज, ये भी आपका 1 hour इंजरी के 1 hour के बाद में पीक लेवल पे पहुंच जाता है 12 hours तक। WBC इंक्रीज हो जाती है क्योंकि WBC जो वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, ल्यूकोसाइट्स चाहिए होती है, अपना इम्यून सिस्टम वर्क करता है। RBC क्यों चाहिए होती है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मतलब प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है तो अपनी RBC इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब है मेडिकल मैनेजमेंट। तो ये हुआ अपना MI कंप्लीट।
अब अपन पढ़ते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हार्ट फेलियर से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। देखो यहाँ क्या होता है आपका, एक होता है आपका हार्ट अटैक, एंड सेकंड क्या है आपका कार्डियक अरेस्ट, एंड जो थर्ड है वो है आपका हार्ट फेलियर। देखो हार्ट अटैक क्या होता है, जिसके अंदर आपकी मसल्स जो होती है उनकी डेथ हो जाती है, जो अभी जस्ट अपन एमआई के अंदर पढ़ के रहे हैं। ठीक है, और आपका जो कार्डियक अरेस्ट है ये क्या करता है, इसके अंदर बीट जो है ना, हार्ट जो बीट करता है वो उसकी प्रोसेस आपकी कंप्लीटली रुक जाती है। अब आता है आपका हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है कि ये कंप्लीटली आपके ब्लड सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है। ये आपके जो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आता है आपका, इंफीरियर वेना कावा वगैरह, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से ब्लड आता है। कैसे आता है, डीऑक्सीजनेटेड आता है। और उसके बाद में ऐसे नोड्स, एवी नोड्स, बंडल ऑफ इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस चलती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट एट्रियम, फिर ये किस में भेजेगा, ये राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जाती है, पल्मोनरी आर्टरी एक पल्मोनरी सर्कुलेशन चलता है, वो लंग के पास आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। फिर क्या होता है, वहाँ से आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। फिर क्या होगा, वहाँ से आपकी पल्मोनरी वेन, 4 पल्मोनरी वेन आती है, वो आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेके आएंगे। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, वो आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से आ जाएगा। फिर वो ओवरऑल एरोटा वगैरह में से आपके ओवरऑल बॉडी के अंदर आपका ब्लड को सप्लाई करे। फेलियर क्या होता है, इट इज ऑल्सो टर्म एज कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। इट इज अ कंडीशन इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप एडिक्वेट ब्लड टू सप्लाई टू द बॉडी, है ना। जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, कंजेशन आ जाता है, जिसमें ना प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। हार्ट फेलियर कैन अफेक्ट द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और बोथ एट द सेम टाइम। मतलब क्या होता है कि हार्ट फेलियर या तो राइट लंग को राइट हार्ट को अफेक्ट करेगा या फिर लेफ्ट हार्ट को अफेक्ट करेगा, या फिर दोनों को कर सकता है एक ही टाइम में। इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक। कॉजेज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कार्डियोमायोपैथी है, जिसके अंदर क्या होता है, जो पेरिकार्डियल लेयर होती है जो हार्ट को कवर करती है, उसमें या तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाता है। हार्ट वाल्व डिजीज़ है, एमआई है, हाइपरटेंशन है, एम्फाइसीमा है, इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, एनीमिया है। ओके, अब इसके अपन टाइप्स पढ़ते हैं। एक तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। वैसे तो कॉमन अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइडेड ही होता है, लेकिन इसके साथ जैसे लेफ्ट साइड अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो डेफिनेट सी बात है वो राइट साइड को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए दूसरा पार्ट कौन सा आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। अब आता है इसके अंदर, इट मे ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स O2 रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपको पता होगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कराता है ओवरऑल द बॉडी के लिए। लेफ्ट साइडेड जो हार्ट फेलियर है अकर्स व्हेन लेफ्ट पार्टिकल डजंट पंप ब्लड एफिशिएंटली। जो आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कब होगा, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर रहा है एफिशिएंटली। ओके, अब इसका एक बार पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जितने भी आपके अभी कॉजेज अपन ने देखे थे, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाता है, अनेबल हो जाता है, इसमें प्रॉपर ब्लड को ये पंप नहीं कर पाता है एरोटा तक। ओके, फिर क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लड है वो बैक फ्लोज होता है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने आपको हार्ट का प्रॉपर एक सर्कुलेशन समझाया था, तो उसके अंदर आपको इसके अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके अंदर कोई ना कोई इसके फंक्शन के अंदर इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एरोटा तक नहीं पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, वहाँ प्रेशर जनरेट होगा, तो ये वापस से बैक फ्लो होगा किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये दोनों जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकल है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, एक तो पल्मोनरी कंजेशन एंड द पल्मोनरी एडिमा। ओके, बैकग्राउंड साउंड के लिए मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि फिलहाल ये ऐसी कंडीशन है, सो इसमें मैं आपको ये पूरा कंप्लीट कराती हूँ, है ना।
साइन एंड सिम्टम्स, देखो डिज्नी हो सकता है आपको, रिड्यूस O2 सैचुरेशन, एबनॉर्मल हार्ट साउंड हो सकता है आपका, एबनॉर्मल लंग साउंड हो सकता है, नॉक्टर्नल आपका डिज्नी हो सकता है, ओलिग्यूरिया हो सकता है, डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू CNS लाइक कन्फ्यूजन, डिजीनेस, साइनोसिस एंड पाल्पिटेशन, रेस्टलेस, वीकनेस, डायफोरेसिस हो सकता है। डायफोरेसिस का क्या मतलब होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ठीक है, चेस्ट पेन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये सब वही है जो अपन अभी से पढ़ कर आए थे, इसलिए मैं अब इन्हें आपने ऑलरेडी इनको क्लियर कर चुकी हूँ, तो अपन यहाँ आप दोबारा क्लियर करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन जल्दी से रिवीजन करते हैं। इसमें आता है देखो राइट साइडेड, सॉरी इसमें राइट की स्पेलिंग ही गलत है, RIGST, ओके, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, इसका जो वेंट्रिकल होता है वो सेम ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, ठीक है, एक सफिशिएंट अमाउंट का जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पाता है जितना बॉडी को रिक्वायर होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट लीड टू पेरिफेरल एडिमा एंड हेपेटिक कंजेशन। देखो पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में हो रहा था पल्मोनरी कंजेशन एंड पल्मोनरी एडिमा, इसमें क्या हो रहा है पेरिफेरल एडिमा एंड इसमें क्या हो रहा है हेपेटिक कंजेशन। अब देखो इसमें साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं एक बार अपन। इसमें जो जैगुलर वेन है जो आपकी नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसके अंदर मतलब पेन होने लग जाता है, डिस्टेंशन आती है, मतलब स्ट्रगलिंग होती है उसमें, एंड पेरिफेरल एडिमा होता है इसमें, हेपेटोमैगली होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका लिवर होता है ना उसका एनलार्ज हो जाता है साइज। और आप सोच रहे हो कि लिवर का क्या मतलब है यहाँ पे हार्ट वाली फेलियर कंडीशन के अंदर। तो देखो आपके जो आपका जो हार्ट है उसका जो राइट एट्रियम है वहाँ पे ब्लड कहाँ से आता है, एक तो सुपीरियर वेना कावा से और एक इन्फीरियर वेना कावा से। आपको अगर पोर्टल सिस्टम याद हो तो वो आपका लिवर से आता है। तो वापस अगर बैक फ्लो जा रहा है आपका जो ब्लड है, अगर प्रॉपर आपका राइट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो राइट वेंट्रिकल एक्यूमुलेट होगा उसके अंदर ब्लड का, फिर वही सेम प्रोसेस राइट एट्रियम में होगा, फिर राइट एट्रियम से जो आपका सर्कुलेशन से आया है वहाँ पे होगा, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है आपका, एक मिनट, सो या आई एम वेरी सॉरी, आपको बैकग्राउंड साउंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। सो लेट गेट स्टार्ट अगेन अवर वीडियो। इसके अंदर है एसाइटिस। एसाइटिस में क्या होता है, आपका जो फ्लूइड है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पर, आपके एब्डोमिनल जो कैविटी होती है ना वहाँ पर। एनोरेक्सिया होता है, इसमें क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग होती है, वीकनेस आती है, फ्लूइड का कलेक्शन होता है कैविटीज़ के अंदर। अब अपन इसकी जल्दी से पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। इंक्रीज रेसिडुअल ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, देन क्या होता है आपका वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होगा। Increases the pressure in the pulmonary venous circulation, pulmonary artery HNT hypertension होता है यहाँ पे, increase right ventricle pressure, सिस्टमेटिक वेनस कंजेशन, पेरिफेरल एडिमा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस करेंगे तो वही सेम है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अपन इसका मॉनिटर करेंगे, हार्ट साउंड को ECG करेंगे एंड इकोकार्डियोग्राफी करते हैं अपन, इसमें हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग को चेकआउट करते हैं, ठीक है। एक्सरे वगैरह होता है, TIMT होता है, मतलब ट्रेडमिल, जो आप ट्रेडमिल पे एक पर्सन को अपन उसमें जो ट्रेडमिल होता है ना जिम के अंदर उसमें अपन चलाते हैं, फिर देखते हैं उसका टेस्टिंग क्या, उसकी हार्ट रेट कितनी आ रही है, ठीक है। एंजियोग्राफी होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके बाद है अपना मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में वही सब डायूरेटिक्स लेंगे जिससे कि जो फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट हुआ है उसे अपन क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। AC इनिबिटर्स लेते हैं अपन, जैसे कि रैमिफ्रिल हो गया, आपका बीटा ब्लॉकर्स लेंगे, है ना, वैसोडायलेटर्स लेते हैं। सर्जिकल में वही सेम है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जो अभी जस्ट मैंने बताया था कि वेसल्स के अंदर क्या करते हैं अपन, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं जिससे कि वो जो एक्यूमुलेशन हुआ है उसको वो प्रेस आउट कर देता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं अपन। इंट्राकार्डियल डिफिब्रिलेशन और पेसमेकर, मतलब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, आर्टिफिशियल पेसमेकर देते हैं, जैसे कि जो आपके ऐसे नोड वगैरह जहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं ना वो अपन आर्टिफिशियल देते हैं। तो यही सब है, अपन हार्ट का ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। अब अपन पढ़ने वाले हैं रीनल डिसऑर्डर्स के बारे में, ओके। सो लेट स्टार्ट अवर रीनल डिसऑर्डर्स।